हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बेटा आज हम लेके आए हैं हमारा लास्ट लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, तबीयत अपनी में खराब चल रही है थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, जो काम करना है सो करना है, और आज सैटरडे है तो इसी कारण क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कल आप लोगों को स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पता है, और आपको पता है रूल्स टू अटेंड द क्लास, तो मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं। आज खत्म कर देंगे यार हम अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर और छोटा सा टॉपिक दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स एंड टाइप्स। क्वेश्चंस भी दूंगा पूरे चैप्टर के मैं, एमपीक्यू के, और उनकी की भी बता दूंगा कि उसका आंसर ए है, बी है, सी है कि डी है। आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले मैंने बोला था कि हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस विटामिन पे बेस्ड। ठीक है, आइए उन्हीं को शुरू करते हैं। विच ऑफ द, मुझे उम्मीद है आप रिवाइज करके आए होंगे तभी कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, कहीं पे अगर कट वगैरह लग जाए, ठीक है, तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो उस ब्लड क्लॉट को डिले करता है, बेसिकली ब्लड क्लॉट बनाने में डिले करता है। ठीक है, कौन सा है, सी बी ई के, दैट इज विटामिन के। नीचे दिया गया कौन सा एसिड एक विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी जब होती है विटामिन के की, ठीक है, तो फिर वही है ना, डिले करता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को, अभी अभी पढ़ा। विच ऑफ द विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, या तो बी होगा या सी होगा। ये रहा विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है, वो होता है विटामिन ए, डी, ई, के, और साथ में पता ही है आपको दैट इज ई, बी और सी तो हो गए आपने वाटर सॉल्युबल। ए डी ई के होते हैं। ये रहा सी, ये रहा ई। है कोई ऑप्शन ऐसी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। जो विटामिन दे रखे हैं ए, B1, B6, B12, सी, डी, ई के, वो विटामिन जो कि बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर कौन हो जाते हैं, सारे फैट सॉल्युबल, साथ में विटामिन B12 भी, वो स्पेशली लिखा हुआ है ना, आप लास्ट क्लास के नोट्स में देखो आप अपने। ठीक है, एक तो ए डी ई के, यानी कि ए डी ई के, ये तो फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और एक के साथ में ये भी विटामिन B12। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज 5। आइए अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज हम अल्फा अमीनो एसिड्स, हमारा नया टॉपिक। नाम से ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ा होगा, दैट इज अमीनो जुड़ा होगा। इसे बोलेंगे हम अल्फा अमीनो एसिड। सर आपने इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं करी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर इस कार्बन पे कोई ना कोई ग्रुप अटैच्ड होगा। सर कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा, बेटा वो अलग अलग हो सकते हैं, ये आर एच भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट आर, क्योंकि आर अलग अलग होंगे, उसी बेसिस पर अल्फा अमीनो एसिड अलग अलग होंगे। अल्फा अमीनो एसिड्स को भी मैं इस तरह से मैं लिख रहा हूं, ये रहा वो कार्बन बीच वाला, ये रहा। ठीक है, इसके साथ ऊपर COH, नीचे आर। सर साथ में अब क्या आएगा, साथ में क्या आएगा, दैट इज NH2 आएगा और H आएगा। क्या NH2 अगर राइट हैंड साइड पे है तो हम बोलेंगे इसकी कंफिग्रेशन क्या है, दैट इज रिलेटिव कंफिग्रेशन क्या है, D। और अगर यही लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी रिलेटिव कंफिग्रेशन क्या है, दैट इज L, है ना। तो D भी हो सकती है एज वेल एज L भी हो सकती है। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं,
भाई आपको पता है इन अमीनो एसिड्स में एक ग्रुप बेसिक है, एक ग्रुप एसिडिक है। अगर जितने NH2 हैं उतने ही COH है, तो आपको पता है एक बेसिक है एक एसिडिक है, तो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा, है ना। नंबर ऑफ जितने NH2 होंगे उतने ही COH होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। सर कौन से न्यूट्रल होते हैं, है ना, नाम ही पूछ लिया गया एग्जाम में, क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सर फिर बताओ, बताता हूं। क्लास को 1.25x पे कर लो, पहले सुन लो, बाद में नोट्स बना लेना, ठीक है, आराम से सुनो। अभी बताता हूं न्यूट्रल कैसे, कौन से होंगे। देखो मैं एसिडिक अमाइनो एसिड याद कर लूंगा क्योंकि वो बहुत कम है, बेसिक अमाइनो एसिड याद कर लूंगा क्योंकि वो बहुत कम है, उनको छोड़ के बाकी जो सारे होंगे वो न्यूट्रल ही होंगे। अरे क्या बात है यार, है ना। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होंगे, जिसमें NH2 की संख्या कम होगी और COH की संख्या ज्यादा होगी, है ना। एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, बेसिक ग्रुप कम होंगे, तभी तो एसिडिक होंगे, ठीक है। सर ये कौन कौन से हैं, एक है एस्पार्टिक एसिड, दूसरा कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड। स्ट्रक्चर वगैरह भी इनकी याद करनी है, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुको। सिमिलरली बेसिक कौन से होंगे, सर ये तो पता चल गया कि इसमें NH2 ज्यादा होंगे और जो COH ग्रुप होंगे वो कम होंगे। सर इनके नाम क्या हैं, ये तीन हैं, एक है हिस्टेडाइन, एक है अर्जिनाइन, और एक है लाइसिन। अब देखो एसिडिक हमें पता चल गए, बेसिक हमें पता चल गए, इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, न्यूट्रल, तो उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट है असेंशियल अमीनो एसिड। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट में बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अमीनो एसिड लेंगे यही हमारी बॉडी में जाके पेप्टाइड बनाएंगे, यही पेप्टाइड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, है ना। वी हैव टू टेक इट इन डाइट as they cannot be synthesized, है ना, synthesized बोल दो, produced बोल दो by our body। सर ये कौन कौन से हैं? उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक बना रखा हमने, ट्रिप्टोफैन, दैट इज सॉरी टीवी मिल पैथ, इसमें सबसे पहला है ट्रिप्टोफैन, वैलीन, मिथियोनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फिनाइल एलानाइन, अर्जेनाइन, थ्रियोनाइन और हिस्टेडाइन। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है, ठीक है। अगर तुमने एसेंशियल याद कर लिया तो नॉन एसेंशियल याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो इसमें नहीं है वो क्या कहलाएंगे, दैट इज नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, है ना, जो बॉडी हमारी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। फिर वही कितने एसेंशियल अमीनो एसिड हैं नीचे दिए गए में से, अर्जेनाइन है, फिनाइलएलानाइन है, एस्पार्टिक एसिड नहीं है, सिस्टीन नहीं है, हिस्टेडीन है, वैलीन है और क्लोरीन भी नहीं है। कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4, आंसर इज 4। फिर वही है ना, 24 में भी क्वेश्चन आया है, 25 में भी क्वेश्चन आया है ना। आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड, वेलिन है, लाइसिन है, टायरोसिन नहीं है ना, नहीं है, देखो ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनाइन है, टायरोसिन नहीं है, प्रोलीन नहीं है बट थ्रियोनाइन है, यानी कि ACD होना चाहिए, है कहीं पे, ये रहा AC और D, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रक्चर क्या होगी अल्फा अमीनो एसिड की, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको।
एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दी हुई है, मैं इसको आसान तरीके से आपको करा देता हूं, बट एनसीईआरटी में आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर गलत दे रखी है, सही कर देता हूं। ये है आइसोल्यूसिन वाले की, मैं समझाता हूं आराम से, ठीक है। सारी स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, बट ऑब्वियसली यहां से याद करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट करनी तो है ही ना, इसी कारण मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड पढ़ने से पहले आपको दो स्ट्रक्चर जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज इंडोल की और आइमेडाजोल की, ठीक है। ये दोनों दोनों जरूर याद कर लो, बाकी मैं आपको आराम से करा देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के लिए हमेशा याद रखिएगा कि एक चीज तो कॉमन है। सर क्या कॉमन है? अरे ये रहा एनसीसी, ये कॉमन है हमेशा। सर ये क्या है? एनसीसी। अरे सबसे पहले पेज पे बताया यार, ये देखो NH2CHCOOH, ये इतना हिस्सा, ये एनसीसी है ना, ये तो कॉमन है हमेशा। फर्क क्या है? इस आर का ही फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, यार एब्सोल्युटली राइट। आर चेंज होता जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब वो आर को याद कैसे, अलग अलग के लिए, ठीक है, हमेशा NH2CH और COH, ये तो कॉमन है, कॉमन हमेशा होगा ही होगा। यहां पर जो ग्रुप लगा होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है सर। वो ग्रुप कैसे याद रखने हैं, ठीक है, मैं डॉट से याद रखूंगा, और डॉट का मतलब है कार्बन। क्या मतलब है? कार्बन, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या होगा? नो डॉट है, नो डॉट मतलब एनसीसी तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन ही है, हमेशा होगा। यहां पर कोई भी कार्बन नहीं होगा। सर अगर कार्बन नहीं होगा तो क्या होगा आप बताओ? कार्बन नहीं होता है तो क्या होता है? कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बनानी है, एक इधर बना रही है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, तो क्या होगा सर? हाइड्रोजन होगा इधर, एब्सोल्युटली राइट। क्या होगा? क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ये आ गया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या है याद रखेंगे? नो डॉट। एलानाइन में सिंगल डॉट। अब बताओ सिंगल डॉट का मतलब समझ आया या नहीं आया? सर एनसीसी तो कॉमन हो गया, यहां पर लगानी है सिंगल डॉट। सिंगल डॉट का मतलब बताओ जल्दी जल्दी। सर सिंगल डॉट का मतलब है यहां पर एक कार्बन होगा, एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन। अब आपको पता है इस कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड्स लगनी है हाइड्रोजन की? 3। सर मिथाइल, मिथाइल है यानी कि, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। सर वेलाइन में क्या होगा? वेलिन शुरू किससे हो रहा है? सर वी से शुरू हो रहा है, बस यही यही डॉट्स हैं इसकी, ये रही 3 डॉट्स, ये ग्रुप है इसका, 1 2 3, ये जुड़ा होगा उससे, एनसीसी से। अच्छा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी वेलिन की? एनसीसी तो बनाना है, बनाना ही बनाना है। यहां पर क्या आ जाएगा? ये वाला कार्बन, ये CH के इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, बहुत बढ़िया। सर ल्यूसीन कैसे किया हुआ है आपने? ल्यूसीन में देखो मैंने 2 L बना रखे हैं, 2 L जोड़ दो, एल बनाओ, उसकी मिरर इमेज बनाओ, दोनों को जोड़ दो। ये देखो ये एल है, यस, ये उसकी मिरर इमेज है, यस, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। ये है ये देखो डॉट कहां पे होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके ओके सर स्ट्रक्चर बताओ फिर, ल्यूसीन की स्ट्रक्चर बताओ। ल्यूसीन की यहां से जुड़ा होगा, यहां से, ये रहा NCC, तो मैंने बना ही लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वाला कार्बन जुड़ा होगा, ये वाला यहां पे जुड़ा होगा, यानी कि CH2, फिर आगे CH के एक इधर है CH3 और एक इधर है CH3। ये रही हमारी ल्यूसीन की स्ट्रक्चर। आइसोल्यूसीन में क्या होगा? बड़े आसान तरीके से समझो, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, बस ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा। अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर क्या हो गई? 1 2 3, और ये वाला कार्बन इधर आ गया। बिल्कुल दोबारा बनाओ अब आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर। एनसीसी तो आना ही आना है। ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला, यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, बनाना स्ट्रक्चर यहाँ से CH3, आगे CH2, फिर CH,
CH3 और ये, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट है देखो, जैसे जैसे 5-5 स्ट्रक्चर समझते जाओ, ठीक है, सिर्फ एक यही टाइम है, रफ कॉपी लेके बैठो, इन पांचों को अपने मतलब 2 या मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, वीडियो पॉज करो, इन पांचों के स्ट्रक्चर को याद करो और 2 या 3 बार लिख के देख लो हर 5-5 स्ट्रक्चर के बाद। मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, बट करके देख लो, प्रैक्टिस 2 बार भी करके देखोगे तब भी हो जाएगा भाई। अल्कोहल कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल कंटेनिंग कौन से अल्फा अमीनो एसिड होंगे या उनकी कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब मैं जितने भी आगे बताने जा रहा हूं ना, अल्कोहल कंटेनिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, और कौन सा था, एसिडमाइड कंटेनिंग, ठीक है, उनमें ना बड़ा एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझो, ठीक है। हमेशा एक डॉट के साथ फंक्शन ग्रुप होगा, पहले एक डॉट के साथ फंक्शन ग्रुप, फिर 2 डॉट के साथ फंक्शन ग्रुप, तो समझ गए होंगे यहां पर सबसे पहले क्या जुड़ना है, सिंगल डॉट और साथ में OH। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी सेरीन की, फिर भाई NCC तो आना ही आना है, यहां पर सिंगल डॉट का मतलब कार्बन और साथ में OH। 309 में क्या होगा, डबल डॉट, आगे डबल डॉट और फिर OH, जुड़ना फिर वही यहीं से, जुड़ना यहीं से, वो तो पता ही है कार्बन से जुड़ना, तो बनाओ जरा स्ट्रक्चर। NCC बना लिया, CH2 और ये रहा OH, ठीक है। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर देखो 4, अगली वाली बहुत आसान है, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, आपको पता ही है एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड में क्या होगा, COH ज्यादा होगा, ठीक है सर। इसमें कैसे, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे सेरीन और 309 की थी, बिल्कुल वैसी ही है, क्या, सिंगल डॉट COOH। अच्छा इसकी पता चल गई, हाँ सर, डबल डॉट COOH। बनाओगे इसकी स्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर, NCC तो आना ही आना है, पता ही है यहां से जुड़ा होगा, एक कार्बन, एक डॉट का मतलब एक कार्बन, आगे COOH, यहां पर भी ऐसा ही है, NCC तो आना ही आना है, पहले 2 कार्बन फिर COH यानी कि CH2 COOH। एस्पाराजिन और ग्लूटामाइन बिल्कुल ऐसे ही हैं, बस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिड अमाइड बन जाएगा बेटा, एसिड अमाइड बन जाएगा, COOH की जगह, इस OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। एस्पाराजिन में वही सिंगल बॉन्ड फिर CONH2 और यहां पर क्या हो जाएगा ग्लूटामाइन में, डबल बॉन्ड फिर CONH2। बनाओगे इसकी स्ट्रक्चर, हाँ सर, ये रहा NCC तो आना ही आना है, इसी कार्बन से जुड़ा होगा, पहले CH2 फिर CONH2, यहां पर फिर दोबारा NCC तो आना ही आना है, पहले एक CH2 है ना, 2 डॉट्स हैं तो इसका मतलब 2 CH2 आएंगे, आगे COOH नहीं, ग्लूटामाइन बना रहे हैं ना, ग्लूटामिक एसिड थोड़ा बना रहे हैं, CONH2। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सेम है ना, सिस्टीन, सिंगल बॉन्ड, साथ में SH आ जाएगा, SH स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये रहा NCC, सिंगल बॉन्ड का मतलब है यहां पर CH2, आगे SH है ना, थायोल ग्रुप है इसमें, सल्फर तो है ही बट कोई फंक्शन ग्रुप भी पूछ ले तो थायोल है, बहुत बढ़िया। मिथियोनाइन में थोड़ा सा अलग है, मिथियोनाइन में ये जो M का मतलब है मिडल में आएगा सल्फर, क्या आएगा, मिडल में आएगा सल्फर, फिर भाई 2 कार्बन तो आने ही आने हैं, पता ही है आपको, है सिंगल बॉन्ड था, फिर S आएगा मिडल में, S आएगा मिडल में और यहां पर H की जगह सिंगल बॉन्ड और H की जगह दैट इज सिंगल डॉट। सर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फिर वही जुड़ना यहीं से, NCC तो आएगा ही आएगा, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, 2 डॉट्स यानी कि 2 CH2 फिर सल्फर और फिर CH3। सर इसमें थायो ईथर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल है तो सल्फर इसमें भी, बिल्कुल सर बिल्कुल।
अब 12 फंक्शनल ग्रुप 12 हो गए अल्फा अमीनो एसिड। पहले वीडियो पॉज करो, 2-3 बार लिख के देखो, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा दूं। ग्लाइसिन में क्या था, कोई डॉट नहीं थे। एलानाइन में क्या था, एक सिंगल डॉट थी। वैलिन में क्या था, वो वी बना हुआ था। ल्यूसिन में क्या था, 2 एल को जोड़ रखा था। आइसोल्यूसिन में क्या था, वो जो एल का मिडल वाला कार्बन था ना, वो राइट में शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद कौन सा था, एल्कोहल कंटेनिंग है ना, फिर वो सेरीन सिंगल बॉन्ड OH, 309 डबल बॉन्ड सिंगल डॉट OH। फिर 309 में क्या था, डबल डॉट OH, ठीक है। फिर ग्लूटामिक एसिड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, पहले A आएगा फिर G आएगा। सिंगल डॉट COH, ग्लूटामिक एसिड में डबल डॉट COH। एस्पाराजिन और ग्लूटामाइन में सेम, सिंगल डॉट CONH2, और ग्लूटामाइन में क्या हो जाएगा, डबल डॉट CONH2। फिर उसके बाद क्या था आगे दो, सिस्टीन और मिथियोनाइन, उसमें भी सिंगल बॉन्ड सल्फर कंटेनिंग है, सिंगल बॉन्ड SH। मिथियोनाइन में S मिडल में आना है, डबल बॉन्ड सॉरी डबल डॉट S तो आएगा, साथ में फिर एक सिंगल डॉट आएगा, है ना। इसको 2 बार लिख के देख लो, मैं कह रहा हूं आसान रहेगा, नहीं तो बाद में जब नोट्स उठाओगे लगेगा पता ही नहीं क्या करा दिया सर ने, है ना। बेंजीन कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड, ये भी एज इट इज ये भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन कंटेनिंग कौन से होते हैं। फिनाइल एलानाइन, क्या हम सबको पता है एलानाइन में क्या था सर, CH3 था। ये देखो CH3 था। बस यहां पर एक H को हटा के, यहां पर ये एक H को हटा के फिनाइल लगा दूंगा, बन जाएगा फिनाइल एलानाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि सिंगल डॉट और साथ में क्या आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा। बिल्कुल सर, स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, NH2 CH COOH। पहले क्या आएगा, एक ये सिंगल डॉट मतलब CH2, फिर आगे क्या आएगा, दैट इज फिनाइल आएगा। नेक्स्ट है टायरोसिन। टायरोसिन में पता क्या है, इसी फिनाइल एलेनाइन में पैरा पर हाइड्रोक्सी है, पैरा पर हाइड्रोक्सी है। ये फिनाइल एलेनाइन है, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रक्चर बना लेंगे हम भाई। बस यहाँ पर साथ में क्या लगा देना, OH लगा देना, बाकी सब तो सेम ही है। पैरा पर OH आ जाएगा। NCC, ये रहा NCC। पहले CH2, हाँ सर CH2, फिर फिनाइल, फिनाइल, बस पैरा पर हाइड्रोक्सी लगा देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ट्रिप्टोफैन के बारे में। मैंने बोला था कि ये 2 स्ट्रक्चर्स जरूर कर लेना, ठीक है। ट्रिप्टोफैन में क्या होगा, इंडोल के साथ एक डॉट होगी, इंडोल के साथ एक सिंगल डॉट होगी। सर कहां पे होगी, पहले इंडोल बना लो, बना लिया इंडोल, यहां पर होगी, यहां। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बनाना जरा इसकी स्ट्रक्चर बनाना ट्रिप्टोफैन की। ये रहा NCC, ये रहा सिंगल डॉट मतलब CH2, और ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंडोल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोलीन, साइक्लिक रिंग होती है इसमें, ठीक है। इसमें है क्या, 3 डॉट्स होंगी, लास्ट कार्बन अटैच्ड टू NH2 ऑफ NCC। अच्छा 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 अच्छा, पहले तो NCC बना लीजिए, बना लिया सर, बना लिया। क्या बताया मैंने, प्रोलीन में क्या होंगी, 3 डॉट्स होंगी। 3 डॉट्स का मतलब आपको पता ही है, यानी कि 3 CH2 होंगे। ये रहा एक CH2, ये रहा दूसरा CH2, ये रहा तीसरा CH2। बिल्कुल सर, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ जुड़ा होगा। सर कैसे जुड़ेगा, ऑब्वियसली भाई इसने 4 बॉन्ड बनानी होती हैं, 4 बना रखी हैं। इसने 3 बॉन्ड बनानी होती हैं, 3 बना रखी हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हटेगा। इसका भी H हटा दूंगा, इसका भी H हटा दूंगा, ठीक है। क्या बन गया, N के साथ H, ये रहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये है प्रोलीन, है ना। NCC दिखाऊं, NCC, और ये रहे वो 3 डॉट, 1 2 और ये रहा 3, ठीक है। ये है प्रोलीन, ठीक है। साइक्लिक होगा इसमें सर, इसमें हमने पहला ऐसा देखा है जिसमें सेकेंडरी अमीन है, बिल्कुल। नहीं तो हर एक में जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं, कम से कम एक प्राइमरी अमीन तो था ही, जितने भी पढ़े हैं चाहे कोई सा भी देख लो, हर एक में एक NH2 तो था ही। हाँ सर, वो NCC के कारण था, बिल्कुल।
क्या है इसमें, अर्जिनाइन ना, हाँ ठीक है। इसमें ग्वानाडाइन का नाइट्रोजन अटैच होगा 3 डॉट्स के साथ। सर पहली बात, मेरे को तो ग्वानाडाइन ही नहीं पता, ठीक है यार, ये तो फिर पता होना चाहिए तुम्हें। टॉपिक का नाम है बेसिक करेक्टर, उसमें हमने पढ़ाया था वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज ग्वानाडाइन। ग्वानाडाइन ये था, सी के इधर भी डबल बॉन्ड एन होता है, इधर भी सिंगल बॉन्ड एन होता है, इधर भी सिंगल बॉन्ड एन होता है, इसे बोलते हैं ग्वानाडाइन का जो नाइट्रोजन है वो 3 डॉट्स के साथ कनेक्टेड होगा, 1 2 3, ठीक है। दूसरी बात, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, वो तो हमेशा ही करनी होती है। कार्बन की 4 बॉन्ड्स बनी हुई है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 2 बनी हुई है तो 1 H होगा, 1 बॉन्ड बनी हुई है तो 2 H होंगे, यहाँ पर 2 बनी हुई है तो 1 H होगा, ठीक है। फिर वही NCC, ये रहा ग्वानाडाइन, ये अटैच्ड होगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, है ना, ठीक है। मान लो आपको ग्वानाडाइन की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इस तरह से कर लो, जैसे अर्जिनाइन का ये ट्रायंगल बनी हुई है ना, ऐसे बनी हुई है ना, तो यहां पर लगा दो ट्रायंगल के तीनों कोनों पर लगा दो नाइट्रोजन, बीच में लगा दो कार्बन, 2 से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इधर डबल बॉन्ड से। ये नहीं है कुछ भी, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है ना, तो बन जाएगा ग्वानाडाइन बन जाएगा। चलिए ठीक है। लाइसिन बहुत आसान है बेटा, यहां पर क्या होंगी, 4 डॉट्स होंगी, ये 4 डॉट्स, और ये 4 डॉट्स के साथ जुड़ा होगा दैट इज NH2। पेज नंबर, चार डॉट्स के साथ जुड़ा होगा दैट इज NH2, बस फिर NH2 NCC, 4 डॉट्स का मतलब पता है यार से 4 बार CH2 होगा, 4 बार CH2 लिख दिया, लास्ट में आ जाएगा NH2। हिस्टेडाइन में ये आई से याद रखिएगा, ठीक है। 2 ही स्ट्रक्चर याद करवाई थी, एक तो आइमिडाजोल करवाई थी, एक इंडोल करवाई थी। यहां पर इंडोल के साथ एक सिंगल डॉट होगी, क्या था इंडोल, यही था ये, ठीक है। अब पता है आगे आपको इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। ये रहा CH2, ये जुड़ा होगा NCC के कार्बन से। आइए बात करते हैं, पूछा हुआ है कौन सी करेक्ट स्ट्रक्चर है किसकी, टायरोसिन की। टायरोसिन यही था, ये देखो जरा, अभी जस्ट किया, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो NCC के साथ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल जुड़ा होगा, ये ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलिन NCC के साथ जुड़ा हुआ है, NH2 आना यहाँ पे, है ना, ये रहा NCC, ये रहा वो कार्बन CH2 के साथ, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। हाँ कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। कौन सा, इससे पता चल जाएगा आपने पुरानी रिवीजन भी कितनी कर रखी है। कौन सा कार्बेलामीन टेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा, ये आपसे पूछा गया। कार्बेलामीन टेस्ट कौन देते थे, जिनमें प्राइमरी अमीन होता था, किन में प्राइमरी अमीन नहीं है सर, एक ही था, सेकेंडरी अमीन था, जिसमें कौन सा, प्रोलीन, है ना, उस पर सेकेंडरी अमीन था, तो बस यही होगा फिर। अल्फा, वो अल्फा अमीनो एसिड बताओ जो ऑफेंसिव स्मेल नहीं देता क्लोरोफॉर्म और केवच के साथ। सर ये तो फिर दोबारा आपने वही पूछ लिया, कार्बोलामीन टेस्ट ही दोबारा पूछ लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, क्या होगा, प्रोलीन ही होगा। बाकी सबके पास NH2 है, वो क्लोरोफॉर्म और केवच के साथ मिलकर आइसोनाइट्राइल बना लेंगे। कौन सा अमीनो एसिड जो था वो ए कायरल था, कौन सा था भाई, ग्लाइसिन था, उसको छोड़ के बाकी सारे कायरल हैं, क्योंकि ग्लाइसिन में वो क्या थी, सिंगल डॉट भी नहीं थी, है ना, CH2 आ गया था बीच में।
नेक्स्ट है कौन सा अमीनो एसिड वायलेट कलर देगा FeCl3 के साथ? क्या आपको पता है वायलेट कलर FeCl3 के साथ कौन देते थे? सर जिनके पास फिनोलिक ग्रुप होता था। बताओ किसके पास है फिनोलिक ग्रुप? अभी अभी बताया सर आपने, दैट इज टायरोसिन के पास, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल वाले में है ना फिनोलिक ग्रुप। प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, एक आध को डिस्कस कर लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। सबसे पहले हेल वॉलहर्ट जेलेंस्की रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस और हैलोजन डालोगे तो पता है ना क्या बनेगा सर? अल्फा हैलोजिनेशन हो जाएगी। ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, हैलोजन आएगा। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैकेनिज्म भी हमने कॉपी में कर रखा है, आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। फिर हमने इसमें अमोनिया डाला। सर ये हेलोएल्केन वाला पार्ट है, अमोनिया डालोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, मैकेनिज्म SN2 था, X हट जाएगा, H यहां से हट जाएगा, बन गया भाई अल्फा अमीनो एसिड। बिल्कुल गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से भी हम लोग ये कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले थैलीमाइड ले लीजिए, है ना, वो तो सबको पता। थैलीमाइड में डालिए आप KOH। ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, ये बेसिक है ना, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे सर? सॉल्ट बना लेंगे। ये थैलीमाइड में हमने पढ़ा भी था, रीजन भी बताया था ये हाइड्रोजन क्यों ज्यादा एसिडिक है। बन गया जी पोटेशियम सॉल्ट। सर फिर आगे इसका, इसमें पता क्या कराया था? इसका रिएक्शन कराया था हेलो एल्कीन के साथ। बिल्कुल, अभी भी हेलोजन ग्रुप है इसमें, साथ में एस्टर भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। वहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई थी, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। आने वाला न्यूक्लियोफाइल ये है, जाने वाला X है। क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा N के साथ CH2 COOR। नेक्स्ट क्या करेंगे सर? इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा वो हमने पढ़ा था, ये बॉन्ड्स भी टूटेंगी। और ये एस्टर है सर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस भी होगा। एब्सोल्युटली राइट। इधर एक तो बन जाएगा ये, इसके बारे में बात करते हैं। CH2 इधर आ जाएगा NH2, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते थे तो COOH। सर ये ROH भी आ जाएगा साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है, बन गया कि नहीं? अल्फा अमीनो एसिड बन गया, ये रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह की प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की। जनरली जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं। अरे देखिए अल्फा अमीनो एसिड वही है यार, आजकल चल नहीं रहा वे प्रोटीन पियो वे प्रोटीन पियो, बस वही वो अल्फा अमीनो एसिड्स ही हैं, वो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो प्रोटीन बनता है बॉडी में जाके। हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सर क्या होती है ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर? जो कि बाईपोलर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये रही वो फॉर्म। सर ये फॉर्म बनी कैसे है? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था एसिडिक था, उसने H पॉजिटिव आयन दे दिया, ठीक है। और जो NH2 था वो बेसिक था, है ना, लोन पेयर था उसके पास, तो उसने वही H पॉजिटिव आयन ले लिया। ठीक है सर, ये इस तरह से बनी है। सॉलिड फॉर्म में तो ये ऐसे ही पाए जाते हैं। जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में पाए जाते हैं तो ये ज्विटराइनिक भी हो सकते हैं, कैटाइनिक भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं। सर कैसे कैटाइनिक होंगे एनाइनिक होंगे वो बताइए। चलिए ठीक है, ज्विटराइनिक तो समझ आया। मान लीजिए आपने ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा है जहां पर OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा है और H पॉजिटिव आयन बहुत कम है। बताइए OH नेगेटिव आयन यहां पर कहां पे अटैक करेगा? सर OH नेगेटिव आयन फिर वही एनायन के दो ही काम, या तो न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह काम करेगा। सर यहां पर बेस की तरह काम करेगा, मैंने कहा कैसे पता चला? सर ये देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, वो OH नेगेटिव आयन इस H पॉजिटिव आयन को ले जाएगा। बिल्कुल ले जाएगा। क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा अल्फा अमीनो एसिड? बिल्कुल सर। सर ये कौन सी फॉर्म है? ये एनाइनिक फॉर्म है। एब्सोल्युटली राइट। मान लीजिए, ठीक है, आपने
जो है किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा जहाँ पर H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा था। अगर H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होगा तो आपको पता है H पॉजिटिव आयन यहाँ पे कहाँ पे जाएगा सर? H पॉजिटिव आयन जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सर। क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल सर, ये कैटाइनिक फॉर्म है। एब्सोल्युटली राइट। मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन के अंदर ये फॉर्म रखी थी, ये क्या इसमें आपको दो एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? हाँ सर, मेरे को दो एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। यहां पर भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, यहां पर भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपने क्या किया, आप पीएच क्या करते जा रहे हैं? एच पॉजिटिव आयन निकालना है ना। हाँ, तो पीएच बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है सर, आप पीएच बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो दोनों में से कोई ना कोई एच पॉजिटिव आयन जाएगा। कौन जाएगा? जो उसके साथ जाएगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है, तो ये पहले निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर फिर वही आया। ठीक है, फिर हम पीएच इंक्रीज करते आ रहे हैं, इंक्रीज करते आ रहे हैं, इंक्रीज करते आ रहे हैं, इंक्रीज करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर ये वाला एच पॉजिटिव आयन दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा। कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब ये वाला अपना H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, जो इसका Ka कहलाएगा उसको बोल दूंगा pKa2। और जब ये वाला H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है, और ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो उसके Ka से जो pKa आएगा उसको बोलूंगा pKa1। पता है ना Ka और pKa का रिलेशन क्या होता है सर? बिल्कुल पता है। pK इज माइनस लॉग ऑफ Ka। ये जितना ज्यादा ये उतना कम, क्योंकि नेगेटिव लॉग है ना। बिल्कुल सर, ठीक है। वो पीएच है ना, वो पीएच जब अल्फा अमीनो एसिड ना एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे ना कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस पीएच को हम लोग बोलते हैं दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सर? ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उसको ऐसे लिखा जाता है। ये वो पीएच होती है जिसमें अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है सर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाला कैसे जाता है? ऑब्वियसली अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा। पहले मैं बात कर रहा हूं दैट इज फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड। सर न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए बताइए, ये रहा। बताओ न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है? सर वही जिसमें जितने COH होते हैं उतने ही NH2 होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पर ये H लिख दूं तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा। नहीं सर, आप यहां पर CH3 लिख दो तो फिर ये एलेनाइन हो जाएगा, है ना। कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, बट रखना न्यूट्रल ही है, इस बात का ख्याल रखना। एसिडिक या अमीनो नहीं बनाना, एसिडिक या बेसिक नहीं बनाना है। ठीक है, ये ग्लाइसिन हो गया। सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, या तो ये कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा या ये एनाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सीधा ही ज्विटराइनिक, वो डिपेंड करता है वैसे पीएच के ऊपर भी, बट मैं जनरली अगर मैं बात करूं तो या तो ये कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा या ये एनाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कैटाइनिक फॉर्म में, नो इश्यू सर। सबसे पहले आप पीएच इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, यानी कि OH नेगेटिव आयन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप OH नेगेटिव आयन बढ़ाते जाएंगे, OH नेगेटिव आयन या तो ये वाला H पॉजिटिव आयन निकालेगा या ये वाला H पॉजिटिव आयन निकालेगा। बिल्कुल सर, बताइए कौन सा H पॉजिटिव आयन निकालेगा? जो ज्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा एसिडिक है। ये जब H पॉजिटिव आयन देगा, एसिड की तरह काम करेगा, वहां से Ka आएगा, उसी का नेगेटिव लॉग Ka निकाल लूंगा तो pKa आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सर ज्विटर आयनिक आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्विटर आयनिक आ गया।
मान लीजिए अभी भी आप पीएच इंक्रीज करते जा रहे हैं, OH नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं। अब OH नेगेटिव आयन किसको करेंगे, इसको H पॉजिटिव आयन यहां से निकालेंगे। जब ये एसिड की तरह काम करेगा, है ना, एसिड की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, लोन पेयर दे थोड़ा रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो वहां से जो pKa आएगा, Ka आएगा, उसी का नेगेटिव लॉग निकाल लूंगा तो pK आ जाएगा, फिर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एब्सोल्युटली राइट। आप बताइए, जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है, जो भी ज्विटर आयनिक फॉर्म है, वो कब एग्जिस्ट कर रही है? सर वो आएगी pKa और pKa1 और pKo2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। बस फिर वही मैंने बोला कि अगर किसी न्यूट्रल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, उसका pKa1 उसका pKa2 निकाल लो, को 2 से डिवाइड कर दो, उसके बीच में आएगी बिल्कुल ज्विटर आयनिक फॉर्म। नहीं सर, मान लो एसिडिक अमीनो एसिड होता, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड मैंने कौन सा बनाया है, सिंगल डॉट के साथ COH बनाया, यानी कि मैंने बनाया है एस्पार्टिक एसिड। कोई और भी ग्लूटामिक एसिड भी हो सकता था, मुझे तो देखो सिखाना है, मैं तो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जब ये एसिड की तरह काम करेगा को बोलूंगा Ka1, जब ये एसिड की तरह काम करेगा उसको बोल से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा Ka2, जब ये एसिड की तरह काम करेगा इसको बोलूंगा Ka3। क्यों सर, इसको 1 क्यों दिया, इसको 2 क्यों दिया, इसको 3 क्यों किया, क्या बात कर रहा है यार। मैंने इनडायरेक्टली ये लिखा है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये उससे कम एसिडिक है, ये सबसे कम एसिडिक है। तू बता ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये उससे कम क्यों है, ये उससे कम क्यों है। सर ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो NH3 पॉजिटिव है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, वहां पर थोड़े से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है, तो ये ज्यादा एसिडिक होंगे। अच्छा अच्छा, चलो ये तो पता चल गया, ये दोनों ज्यादा है और ये वाला कम है, ठीक है। बट आपने ये क्यों लिखा कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये भाई सब कुछ मैं ही बताऊंगा, तो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर आप रिवाइज करिए, बताने को मैं बता देता हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा आप भी सोचिए। देखो यहां पर अल्फा पर ही ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं, और अगर इधर से देखूं तो अल्फा बीटा पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है ना, -I वाला यहां पर पास अटैच्ड है, इसके पास है, इससे दूर है। जितना ज्यादा -I वाले ग्रुप लगे होते हैं एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। सर अब मेरे को समझ आया, सबसे पहले ये वाला H पॉजिटिव आयन जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, बट ये मेरी बताने वाली बात नहीं थी, आपके सोचने वाली बात थी। चलिए आप धीरे धीरे पीएच बढ़ाते गए, OH नेगेटिव आयन आता गया, OH नेगेटिव आयन आएगा तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक वाले को रिमूव करेगा, कर दिया, यानी कि ये तो एज इट इज रहेगा, ये इसने दे दिया। फिर आप पीएच फिर बढ़ाते गए और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आते गए, फिर ये वाला H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा, बिल्कुल NH3 पॉजिटिव CHCOO नेगेटिव, ये बन जाएगा CH2CO। फिर और OH नेगेटिव आयन आते गए, फिर वो सबसे कम वाले एसिडिक वाले को रिमूव करेंगे, तीनों में से जो सबसे कम एसिडिक था। अगर मैं कहूं कि जो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा वो आएगा pKa1 और pKa2 को डिवाइड करेंगे 2 से, उससे भी क्यों सर आपने, है ना, यही ये मतलब कि A1 और A2 का ही क्यों लिया, A1 और 3 क्यों नहीं लिया, 2 और 3 क्यों नहीं लिया। अरे भाई क्या यही ज्विटराइनिक स्ट्रक्चर है, चेक कर ले तू। हाँ सर यही ज्विटराइनिक स्ट्रक्चर है। वो कब एग्जिस्ट कर रही है, दोनों COH के pKa के बीच में, है ना, pKa1 और pKa2 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इसी कारण मैंने यही लिया। बहुत बढ़िया जी। आइए यहां पर हमने बेसिक अमीनो एसिड, तो सीधी तरह बोलो ना सर, एसिडिक अमीनो एसिड में जो COH होते हैं उनके pKa का एवरेज निकालते हैं, बिल्कुल। तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं प्रूव कर देता हूं आपको, ठीक है। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। बताइए जी, यहाँ पर 3 प्रकार के हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये वाला, तो ये सबसे पहले ये वाला H पॉजिटिव आयन जाएगा। फिर इन दोनों में से बताइए सर ये वाला, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास है, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I वाला दूर है। फिर सबसे लास्ट में ये वाला। फिर वही आपने सॉल्यूशन में डाला, आप OH नेगेटिव आयन देते गए, सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक वाला जाएगा, चला गया, NH3 पॉजिटिव CH2
COO नेगेटिव, 4 बार CH2, लास्ट में NH3 पॉजिटिव। फिर और H पॉजिटिव आयन देते, OH नेगेटिव आयन देते गए, फिर वो ये वाले H पॉजिटिव आयन को रिमूव करेगा, NH2 CH2 COO नेगेटिव आए, 4 बार CH2 4, फिर NH3 पॉजिटिव, फिर और ज्यादा OH नेगेटिव आयन देते गए, सबसे कम एसिडिक वाले को आपने ना एक बॉन्ड ज्यादा बना दी हुई है कार्बन की, सही कह रहे हो, मैंने भी अभी अभी देखी। हाँ, 4 बार CH2 और फिर अब ये भी NH2 हो जाएगा। अब बताओ ज्यूट्राइनिक स्ट्रक्चर कहाँ पे है? सर ये है ज्यूट्राइनिक, ये है ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर, है ना। ये कब एग्जिस्ट कर रही है? जब पहले NH3 मतलब कि पहले NH2 वाले का pKa और जो दूसरा NH2 वाला जो है उसके pKa2 के बीच में। अच्छा, तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आएगा? pKa2 प्लस pKa3 के बीच में आएगा। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी, एब्सोल्युटली राइट। देखो हर एक बात मैं प्रूव कर रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बस जो NH2 वाले होंगे उनके pKa लेना, जो NH3 पॉजिटिव वाले होंगे उनके pKa लेना और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं भाई कि ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर जो आ रही है, ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर जो आ रही है वो जो NH3 पॉजिटिव वाले थे उनके बीच में आ रही है। इसी कारण भाई ये वाला रखा मैंने, है ना, मन मर्जी थोड़ा यार, लॉजिक है, साइंस है। ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर बहुत बार। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो रेंज होती है वो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए एसिडिक मीडियम में होती है, दैट इज पीएच की जो रेंज दे रखी है 2 से 3.5 के बीच में। न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए 3.5 से 6.3 के बीच में होती है, और जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए 7.5 से 10 के बीच में होती है। ठीक है सर, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपने अल्फा अमीनो एसिड को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसकी पीएच जो है, जिसकी पीएच जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे है, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कैटायनिक, एनायनिक या ज्यूटराइनिक वाली? वो एग्जिस्ट करेगा कैटायन की फॉर्म में। ठीक है सर, अगर कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो आप बताओ, अगर आपने बैटरी लगा दी तो बैटरी के किस टर्मिनल की तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? तो सर वो मूव करेगा ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ। ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सर। टर्मिनल ऑफ बैटरी, नहीं, मान लीजिए कि वो जिस सॉल्यूशन में रखा उसका पीएच ज्यादा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, अगर ज्यादा है तो आपको पता है वो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो बैटरी के किधर की तरफ मूव करेगा? फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और अगर उतनी ही पीएच रखी जितना कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो वो ज्विटराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ज्विटराइनिक फॉर्म में तो दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो किधर भी मूव नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इस साथ। अब हम बात करेंगे बेटा पेप्टाइड्स किसे बोलते हैं। 2-3 बार मैंने वर्बली बता दिया, बट फिर भी मैं आपको आगे बता देता हूं कि अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, H2O रिमूव करते हैं, तो बनता है पेप्टाइड्स, बहुत बड़े बड़े पेप्टाइड्स। ठीक है, फिर पेप्टाइड्स आपस में कंबाइन करते हैं, H2O रिमूव करते हैं, तो बनता है प्रोटीन। ठीक है, जो वे प्रोटीन लेते हैं ना, तो वो प्रोटीन ऐसे ही लिया जाता है भाई, पहले हम अल्फा अमीनो एसिड्स ही लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके पहले पेप्टाइड बनाते हैं, फिर पेप्टाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आइए, अब पेप्टाइड होता क्या है? जब भी अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, H2O रिमूव करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। सर वो होती कैसे? बना तो बताता हूं। जैसे मान लो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और एलेनाइन दोनों को आपने मिक्स किया। ठीक है, जिसको आपने लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ग्लाइसिन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन करिए GLY लिखा जाता है, इसके लिए ALA लिखा जाता है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब आपके जो NCERT वाला चार्ट है ना उसमें सब लिखा हुआ है। ये देखो ग्लाइसिन का 3 लेटर वर्ड ग्लाई है, 1 लेटर कोड G है, एलेनाइन का LALA है ना, ये सब लिखे हुए हैं सबके, अपनी मन मर्जी से नहीं है कुछ भी। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है उसका C डबल बॉन्ड OH में से OH रिमूव होगा। जो राइट हैंड साइड पे लिखा गया है उसका NH2 में से एक H रिमूव होगा, है ना, तभी तो H2O रिमूव होंगे। ठीक है सर, ठीक है। अगर आपने ग्लाइसिन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तो मैं भी ग्लाइसिन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। लिख दिया सर, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बना ली हमने, है ना। NCC के साथ H था उसको यहीं पे जोड़ दिया। एलानाइन क्या होता था सर, NCC बनाओ, बना दिया NCC, और उसमें सिंगल डॉट होती थी। सिंगल डॉट का मतलब याद है, हाँ सर, CH3 होता था। बस फिर यहां से OH रिमूव होगा, यहां से H रिमूव होगा, हो गया H2O रिमूव। जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, एक पेप्टाइड कहलाएगा। ठीक है सर, ये आ गया पेप्टाइड। सर इस पेप्टाइड का कोई नाम भी होगा, यस। लेफ्ट हैंड साइड वाले अमीनो एसिड को पहले लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड वाले अमीनो एसिड को बाद में लिखा जाएगा। इसका नाम होगा ग्लाइएला। सर मान लो मुझे एलाग्लाई बनाना है, एलाग्लाई बनाना है तो पहले एलानाइन इधर लिखूंगा, ग्लाइसिन इधर लिखूंगा, एलानाइन का COOH का OH रिमूव होगा, ग्लाइसिन में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये रहा OH, ये रहा H, NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2 CO, ये भी एक पेप्टाइड बन जाएगा। सर इसका नाम क्या होगा, क्योंकि अब की बार हमने एलानाइन का ये OH रिमूव किया है तो एला पहले लिखा जाएगा, ग्लाई बाद में लिखा जाएगा। इस पेप्टाइड को क्या बोलेंगे हम, दैट इज डाईपेप्टाइड। इस बॉन्ड को, अच्छा पहली बात तो ये जो बॉन्ड है, ये CONH के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होते थे जिससे, उसको बोलते थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो अल्फा अमीनो एसिड जिससे आपस में जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि ये दो अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बना है इसको बोलेंगे हम डाईपेप्टाइड। सर अगर यहाँ पर 3 अमीनो एसिड होते, ट्राईपेप्टाइड। सर वो कैसे बनता, पहले यहाँ पर एला है, यहाँ पे ग्लाई है, हो सकता है आगे कोई और होगा, आगे कोई और होगा, फिर इसका OH और उसका NH2 का H रिमूव होगा। सर वो भी बना के दिखा दो, बना के दिखा देता हूँ। तीनों अमीनो एसिड सेम, तीनों डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, दो सेम एक डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। सर ठीक है, आप बनाओ ग्लाइसिन, यहां रख देना वेलाइन और यहां रख देना एलेनाइन। चलो ठीक है, तीनों अलग अलग, वैसे तीनों सेम भी हो सकते थे, ग्लाइसिन 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 भी हो सकता है, वेलाइन वेलाइन, बट जो आपने अलग अलग रखने हैं अलग अलग रख लेता हूँ। अच्छा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्लाइसिन NCC में, यहाँ पे H होता था, वेलिन में NCC में सर वो V होता था, V 3 डॉट्स आती थी, ये रहा CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। और सर एलानाइन में NCC में यहां पर CH3 होता था। जोड़ लो यार, अब यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H, जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका नाम होगा पहले ग्लाई, फिर वेल, फिर एला, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH COOH CH के साथ इधर भी CH3, इधर भी CH3।
एक और पेप्टाइड बॉन्ड, फिर क्या है CH के साथ CH3 और COH। सर यहाँ पर कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनी हुई है? एक ये बनी हुई है CONH के बीच में, ये रही वाइट वाली, एक ये बनी हुई है पेप्टाइड बॉन्ड। सर साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बिल्कुल। तो यानी कि जब ट्राई पेप्टाइड बना है दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, जब डाई पेप्टाइड बना है तब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। ये क्लियर हो गया? डाई पेप्टाइड क्या होगा? यस सर, जब दो अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो जो भी पेप्टाइड बनेगा उसको बोलेंगे हम डाई पेप्टाइड। ऐसे ट्राई पेप्टाइड समझ आ गया? यस सर, है ना। इसी तरह से होगा टेट्रा पेप्टाइड एंड सो ऑन। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड। पॉली में क्या होगा? नंबर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, सैकड़ों हजारों आपस में जुड़े होंगे। यहां पर क्या होगा? मैनी अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। ये मैनी का मतलब क्या है? दैट इज ये नंबर हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड्स में भी हो सकता है। जब भी दो अल्फा अमीनो एसिड, दो या तीन या चार या पांच, मैं तो एग्जांपल समझाने के लिए समझा रहा हूं, मान लो दो अल्फा अमीनो एसिड आपने कंबाइन किए हैं, ठीक है, तो वो कंबाइन करके कितने तरह का पेप्टाइड बना सकता है वो डिपेंड करता है। आप डाइपेप्टाइड बना रहे हो, ट्राइपेप्टाइड बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कैसे नहीं बना रहे हो, बात करते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड्स बनेंगे वो है दैट इज x की पावर y। यहां पर x क्या है? कितने अमीनो एसिड लिए हैं आपने, है ना, दो लिए हैं, तीन, मान लो तीन अमीनो एसिड लिए हैं तो x तीन है, चार अमीनो एसिड लिए हैं तो x चार है, पांच अमीनो एसिड लिए हैं तो x पांच है। y कितनी पेप्टाइड बना रहे हो आप? जैसे मान लो डाई पेप्टाइड बना रहे हो तो ये y जो है वो दो हो जाएगा। आप ट्राई पेप्टाइड बना रहे हो तो y जो है वो तीन हो जाएगा। सर ये कैसे हो सकता है? मान लो अमीनो एसिड आपने दो लिए तो उससे ट्राइपेप्टाइड कैसे बन सकता है? अरे यार क्या बात बात कर रहा है तू। ये देख, मान ले तूने ग्लाइसिन और एलेनाइन लिया तो जरूरी थोड़ा है कि इससे ट्राई पेप्टाइड ही बनेगी। ये ट्राई भी बन सकती है, टेट्रा भी बन सकता है, बना के तो दिखाओ इससे ट्राई। अरे यार ये दे, पहला भी ग्लाइसिन, अगला भी ग्लाइसिन, अगला भी ग्लाइसिन, है ना, पहला ग्लाइसिन, अगले दोनों एलेनाइन, पहले दोनों एलानाइन, अगला ग्लाइसिन, है ना, ऐसे। और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, सारे एलानाइन वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो समझ गए? तो ट्राइपेप्टाइड भी इनसे बन सकता है। ठीक है सर, ठीक है। वही तो पूछ रहे हैं कितने बन सकते हैं। वो ये देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए ग्लाइसिन और एलानाइन लिया, ठीक है, दो अल्फा अमीनो एसिड लिए, तो बताइए कितने डाइपेप्टाइड बनेंगे? कितने अमीनो एसिड लिए? सर दैट इज दो। डाई पेप्टाइड बनाना है तो y भी कितना होगा? दो। तो दैट इज 2 की पावर 2 x की पावर y, कितने हो जाएंगे? चार। मान लो कोई बोल दे कि इन चारों के नाम ही लिख दो, क्या नाम होंगे? पहला तो हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ही, है ना। इसका मतलब है COH का OH भी इसका रिमूव होगा, इसका मतलब है NH2 का H भी इसका रिमूव होगा। पहले यहाँ ग्लाई एला हो सकता है, OH इसका, H इसका, या ऐसा भी हो सकता है एला ग्लाई हो सकता है ना, OH इसका, H इसका, या ऐसा भी हो सकता है एला एला भी हो सकता है ना, OH इसका और H इसका। ठीक है ना। तो ये चार हो सकते हैं। नाम थोड़े पूछे जाने के चांसेस कम है बट नंबर पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। सर एक और क्वेश्चन ये रहा, मान लीजिए तीन अल्फा अमीनो एसिड लिए और इनको कितनी भी बार आप यूज कर सकते हो, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ डाइपेप्टाइड्स कितने बनेंगे? भाई डाइपेप्टाइड्स बनाने हैं तो y कितना आएगा? दो। ट्राइपेप्टाइड बनाने हैं तो तीन। टेट्रापेप्टाइड बनाने हैं तो चार। x तो आपको पता ही है तीन है ना, तीन अल्फा अमीनो एसिड लिया ना, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, एक्स की पावर वाई लिख रहा हूँ, थ्री की पावर फोर, ये 9 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। ठीक है। 81 पॉसिबिलिटीज तो आपको पता पूछी नहीं जा सकती, बट हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि जब तीन अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे, टेट्रापेप्टाइड बना रहे हैं, तो बताओ टोटल कितने प्रकार के बन सकते हैं? वो 81 है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स।
वो रिएक्टेंट का पेयर बताओ जिसका रिएक्शन कराया जाए, अच्छा, एंड एलिमिनेशन कराया जाए HCl के साथ। तो वो एक डाइपेप्टाइड बनाएगा ग्लाइएला। अच्छा, ग्लाइएला बनाना है, ग्लाइएला बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्लाइसिन होना चाहिए, राइट हैंड साइड में एलानाइन होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन तो नहीं है, यहाँ पर COOH होता, सिमिलरली ये भी नहीं है। हाँ, ये ग्लाइसिन है। लेफ्ट हैंड साइड में ग्लाइसिन होना चाहिए, उसका OH रिमूव कर दूंगा। राइट हैंड साइड पे एलानाइन होना चाहिए, एलानाइन नहीं सर, यहाँ पर COCl है, ये COH होना चाहिए था। ये ग्लाइसिन भी है और हाँ ये एलानाइन भी है ना। ग्लाइसिन में क्या होता था, कोई भी डॉट नहीं होती थी, एलानाइन में NCC के साथ सिंगल डॉट होती थी। यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से एक सिंगल H रिमूव होगा, ग्लाइएला बन जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहले दो तरह के पढ़ने हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन क्या होंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल। ये देखो, एक ये अल्फा अमीनो एसिड की चेन है, एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, भाई ग्लाई एला वेल ग्लाई एला कुछ भी, ट्रिप्टोफैन, जो भी ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई है। ये दूसरी अल्फा अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या चल रही है? पैरेलल चल रही हैं। और दोनों जुड़ी किससे होंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड से या डाइसल्फाइड बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ गए ना, एक का C डबल बॉन्ड हो और दूसरी जो चेन है उसमें किसी का NH होगा। इन दोनों के बीच में डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये नजर आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड। या ऐसा भी हो सकता है, इधर भी एक सल्फर हो, इधर भी एक सल्फर हो, ये कहलाएगी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और ये क्या है? डॉटेड डॉटेड वाली हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन कर रही होंगी, जुड़ी कैसे होंगी एक दूसरे से? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे प्रोटीन जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। एग्जांपल कौन सा है? कैरेटिन। कैरेटिन आपको पता है किससे कहाँ होता है? हमारे हेयर में, वुल में, नेल्स में, सिल्क। और मायोसिन जो कि हमारे मसल्स में होता है। एक और प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉयल कर जाती हैं, इस तरह की कॉइलिंग फॉर्म में आ जाती हैं टू गिव ए स्फेरिकल शेप, ठीक है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल कौन से हैं? इंसुलिन, एल्बुमिन, ये कॉमन एग्जांपल हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले सबसे आसान, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुछ भी नहीं बताती प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सिर्फ एक लाइन, दैट इज सीक्वेंस बताती है अल्फा अमीनो एसिड्स का। मान लो कोई भी प्रोटीन है, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताएगी कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है। कि ग्लाइसिन वेलिन से जुड़ा हुआ है, वेलिन आगे ल्यूसीन से जुड़ा हुआ है, ल्यूसीन आगे आइसोल्यूसिन से जुड़ा हुआ है, ल्यूसीन आगे फिर आगे हिस्टडीन से जुड़ा हुआ है। ये सीक्वेंस बताती है अल्फा अमीनो एसिड की, ठीक है। इसका जो काम है वो सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। हमने सुना है ना कि अगर हीमोग्लोबिन में, सीक्वेंस से भैया बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए वेलिन से, हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें ग्लूटामिक एसिड है, सीक्वेंस ही तो है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, देन पर्सन सफर करता है फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, है ना। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बस एक अल्फा अमीनो एसिड जो है वो चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये दो तरह की एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट। दोनों बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर आती किसके कारण है? क्योंकि फोल्डिंग हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्या बोला मैंने? फोल्डिंग हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सबसे पहला है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो देखिए बनी हुई है, ऐसे होती है, ऐसे राइट हैंडेड हेलिक्स, ऐसे
है क्या, एक अमीनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से जुड़े हुए ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये फोल्डिंग कैसी हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हुई है, ये देखो एक का सी डबल बॉन्ड हो किसी और अल्फा अमीनो एसिड के NH के साथ, ये बीच में डॉटेड डॉटेड नजर आ रही है, डॉटेड डॉटेड नजर, यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही लिखा हुआ है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड, है ना, स्क्रू ऐसा भी हो सकता है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, बट कौन सा होता है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। एक का NH दूसरे के CO के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को हम अल्फा 3.6 और 13 भी लिखते हैं। सर 13 और 3.6 का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। एक टर्न के अंदर क्या कोई भी टर्न यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है ना, या ऐसा कह लो यहां से शुरू हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है ना। एक टर्न के अंदर 3.6 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर इस 13 का क्या मतलब है, क्या आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, यस। क्या इसके कारण एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी अंदर, यस। उस साइक्लिक रिंग के अंदर 13 मेंबर्स होंगे, ये बता रहा है। तो एक तो अल्फा हेलिक्स हो सकती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक हो सकती है बीटा प्लेटेड शीट। इसमें अभी अभी जस्ट बताया था, ये देखो ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन, ठीक है। ये पैरेलल भी हो सकती हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, और जुड़ी किससे होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये डॉटेड वाली ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं थी, बस सीक्वेंस बता रही थी कि कौन सा अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हो सकती है अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड शीट भी। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओवरऑल फोल्डिंग, और ज्यादा जो फोल्डिंग हो जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो उससे क्या बनेगी, दैट इज हमारी ये रही टर्शरी स्ट्रक्चर। इसी से प्रोटीन बनते हैं, या तो ग्लोबुलर बनता है या फाइब्रस बनता है, जो हमने पढ़ लिया है। मेन फोर्सेस जो स्टेबलाइज करती हैं सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं, या वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना। NCERT की ही लाइनें हैं, यही हमारे काम आएंगी। सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगी, कभी कभी क्या होता है एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यहां पर तो एक ही थी, सीक्वेंस अमीनो एसिड को फोल्डिंग कर देंगे तो सेकेंडरी, और ज्यादा फोल्डिंग कर देंगे जिसमें इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड थी, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी, वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है ना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कई बार क्या होता है एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उन सब को जब अरेंज किया जाता है स्पेस में, जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के आती है वो क्या कहलाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन्स के अंदर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल मतलब स्पेस के अंदर उनका जो अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मेनली हमारे काम की सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। ये देखो क्वेश्चन भी आया 25 में, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन की किस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है, दैट इज बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखा हुआ है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती क्या है, कब होती है, क्यों होती है, ध्यान से सुनिए। जब भी प्रोटीन के अंदर या तो आप इसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने के बारे में बात हो रही है, या कोई आप केमिकल ऐड कर दीजिए, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, इसकी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। सर एग्जाम्पल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, दैट इज बॉइलिंग ऑफ एन एग। एग को बॉयल करते हैं, बॉयल करने से पहले एग जो है वो लिक्विड होता है, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई नॉर्मल प्रोटीन था, उसकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर थी, ये बना ली मैंने, ठीक है। बट जैसे ही आप उसको गर्म करोगे या कोई केमिकल ऐड करोगे, डीनेचुरेशन होगा, तो ये स्ट्रक्चर पता कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ऐसे रैंडम से कुछ भी बनाता जा रहा हूं, ये क्या कहलाएगा, दैट इज डीनेचुरेशन हो गया है प्रोटीन का, ठीक है। सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
कोई भी चेंज नहीं आता प्राइमरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगी? सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगी। जो अल्फा अमीनो एसिड यहां पर जुड़े हुए थे, अगर ग्लूटामिक एसिड के साथ वेलिन जुड़ा हुआ था तो यहां पर भी ग्लूटामिक एसिड के साथ वेलिन ही जुड़ा होगा ना। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हो गई है उसकी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक, कौन से अमीनो एसिड बनते हैं जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं? प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे, वाटर डालोगे, पहले पेप्टाइड्स बनेंगे, पेप्टाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करोगे, फिर क्या बनेंगे? दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। कितना आसान क्वेश्चन है, जेई में 2024 में आया हुआ है। टेस्ट देखिए प्रोटीन के, ठीक है। सबसे पहले ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट एक कंपाउंड होता है जो कैसे बनता है? यूरिया को हीट करके। ठीक है सर, बन गया 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके। ब्यूरेट को हीट किया जाता है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ बेसिक मीडियम में। तो जो पर्पल कलर आया तो वो बता देता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, कम से कम 2 पेप्टाइड बॉन्ड होनी चाहिए। प्रोटीन को हीट करेंगे एक्वस, वही बेसिक मीडियम में, कॉपर सल्फेट के साथ। अगर वायलेट कलर आया, वो पर्पल वायलेट का मैंने कलर लिखे भी हुए है ना, ब्यूरेट के साथ है। अच्छा, ब्यूरेट क्यों देता है? ये टेस्ट कॉपर सल्फेट और बेसिक मीडियम के साथ है ना, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जैसा। इसी कारण कोई भी अगर प्रोटीन होगा उसमें अगर आप कॉपर सल्फेट और बेसिक मीडियम में कॉपर सल्फेट को डालोगे, ठीक है, तो कलर क्या हो जाएगा? दैट इज वायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें प्रोटीन को वार्म किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर येलो कलर आ जाता है, या ऑरेंज भी लिखा होगा, हाँ वो लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ येलो और ऑरेंज कलर जो आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। येलो कलर जो है वो चेंज हो जाता है ऑरेंज में जब बेस डाला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बेंजीन रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेस्ट। आपसे ये पूछा जाएगा कि ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट कौन देते हैं? भाई जिनमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग का कैसे पता चलेगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, फिनाइल एलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, इनमें होती थी बेंजीन रिंग। तो सिर्फ वही प्रोटीन ये टेस्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये टेस्ट आपने अपने साथ भी कभी अनफॉर्चुनेटली होते हुए देखा होगा। अगर आप लैब में काम कर रहे होंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड कहीं हाथ पे लग जाए ना, तो वहां की कलर जो स्किन है वो येलो हो जाती है, वो यही है। मिलन्स टेस्ट, इसमें प्रोटीन के अंदर मिलन रिएजेंट ऐड किया जाता है जो कि सॉल्यूशन होता है मर्क्यूरिक नाइट्राइट का और मर्क्यूरिक नाइट्रेट का। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन को हीट किया जाता है मिलन्स रिएजेंट के साथ। अगर रेड कलर आ गया तो मान लीजिएगा कि प्रोटीन है। इंपॉर्टेंट लाइन ये रही, ये वही देते हैं जिनमें फिनोलिक ग्रुप होता है। फिनोलिक ग्रुप किसमें था? टायरोसिन में, याद आया? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनाइन था वो। यस यस यस। नेक्स्ट है दैट इज हॉपकिंस कॉल टेस्ट। ठीक है, जिसमें एक मिक्सचर जिसके अंदर प्रोटीन और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड होगा उसको ट्रीट किया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। धीरे धीरे डालना है वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब में। अगर वॉयलेट रिंग आई तो समझ लीजिएगा कि प्रोटीन प्रेजेंट है। ये भी वही देंगे जिनके अंदर ट्रिप्टोफैन होगा। नेक्स्ट, निन हाइड्रीन। जब प्रोटीन को बॉयल किया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निन हाइड्रीन के साथ तो पर्पल कलर आता है। पर्पल कलर आएगा तो इसका मतलब प्रोटीन है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जा सकते हैं। कितने सीओ ग्रुप होंगे? ट्राइपेप्टाइड बनाइए एस्पार्टिक एसिड से, ग्लूटामिक एसिड से और लाइसिन से। बना के देखना पड़ेगा यार। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या थी? NCC में सिंगल डॉट COH था। सिंगल डॉट मतलब CH2COH। फिर आगे क्या था? ग्लूटामिक एसिड, उसमें भी NCC था। NCC थोड़ा अच्छे से लिखूं, NH2 COOH, इसको भी थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ। रब भी कर देना वैसे तो, बट ऐसे ही चलो, मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा लिख देता। NCC के साथ क्या था? 2 डॉट्स और CH2 COH। नेक्स्ट है लाइसीन। लाइसीन, पहले तो NCC लिखूं सर। लाइसीन में क्या था सर? 4 CH2 के साथ लास्ट में था ये NH2। अब पता है ना ट्राइपेप्टाइड कैसे बनना है सर? जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H। एब्सोल्युटली राइट। H2O निकलेगा, CONH जुड़ जाएंगे, H2O निकलेगा, CONH आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ दो।
कितने सीओ ग्रुप है काउंट कर लो भाई। एक, ये रहा, दो, तीन, चार और पांच। द आंसर इज 5, है ना। तो स्ट्रक्चर पता नहीं होगी तो कैसे करेंगे, तभी मैंने बोला था स्ट्रक्चर ढंग से कर लेना। कितने कायरल कार्बन होंगे, कोई पेप्टाइड है, आइसोल्यूसिन, अर्जेनाइन और प्रोलीन से मिलके बनी हुई। बना के देखना पड़ेगा यार, ऐसे तो बता नहीं सकता मैं। तो बताइए सर फिर। सबसे पहले एनसीसी, आप बताइए आइसोल्यूसिन में क्या होता था। सर आइसोल्यूसिन में ऐसा होता था, ये एक, दो, तीन, यहां पे आ जाता था कार्बन, ये जुड़ा होता था। तो CH के साथ इधर CH3 और आगे CH2COOH। कौन कौन कायरल है, अभी तो सिर्फ यही बनाया है, एक ये और कोई तो नहीं है, नहीं है। इसका OH हट जाएगा, वो जुड़ जाएगा NH के साथ ऑफ अर्जेनाइन। अर्जेनाइन में भी क्या था सर, वही गुआनाडाइन का जो नाइट्रोजन था वो जुड़ गया था 3 डॉट्स के साथ, यानी कि CH2 CH2 CH2, आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ गया था, इसके साथ एक H आना है, इसके साथ 2 H आने हैं, इसके साथ एक H आना है। अर्जिनाइन हो गया ना। हाँ, आगे है प्रोलीन। प्रोलीन में ये रहा N C, यहाँ पर था वो 3 CH2 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 CH2, कुछ इस तरह से। थोड़ा अच्छे तरीके से बना दो इसको, अच्छा नहीं लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है। चेक कर लो यार कौन कौन से कायरल हैं। एक तो ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल। कायरल कार्बन ही पूछे है ना, और कुछ तो नहीं पूछा। तो 3, 4, बेटा और कोई देख लो, कोई है तो नहीं। नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4, आंसर इज 4। वो पेप्टाइड बताइए जो सीरिक अमोनिक नाइट्रेट टेस्ट, इसे बोलते हैं कैन टेस्ट, और कार्बोलमीन टेस्ट भी देगी। कार्बोलमीन तो सारे ही देते हैं, आपको पता ही है, सिर्फ प्रोलीन को छोड़ के, क्योंकि सबके पास NH2 होता ही होता है, प्राइमरी अमीन होता ही होता है। तो हमें तो कैन टेस्ट देखना है। कैन टेस्ट कौन देता था, ये टेस्ट होता था अल्कोहल्स का। अच्छा, तो यानी कि अल्फा अमीनो एसिड वो देखने हैं जिसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल किस में था, एक तो सेरीन में और एक थ्रियोनाइन में। तो सेरीन होना चाहिए या थ्रियोनाइन होना चाहिए, नहीं इसमें तो नहीं है, ये रहा सेरीन ना, तो यही आंसर है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैनॉट बी यूज, अच्छा कौन सा टेस्ट नहीं यूज किया जा सकता अल्फा अमीनो एसिड की पहचान के लिए। ब्यूरेट टेस्ट किया जा सकता है, अभी भी किया जाए, जेंथोप्रेटिक किया जा सकता है, नीन हाइड्रन किया जाए, ये रबार पॉइंट ना। नीचे सीक्वेंस दे रखी है अल्फा अमीनो एसिड्स की, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड में। अच्छा पूछा हुआ ये कौन से हैं, ओके ओके ओके, पहचानना पड़ेगा यार। क्या ये इतना हिस्सा एनसीसी वाला हिस्सा है, यस। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है सर, वो वी जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे करके। सर ये वेलिन है, वेलिन है, अरे यहीं से आंसर आ गया सर, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला वेलिन है, अगले वाला सेरीन होगा, अगले वाला थ्रियोनाइन होगा, बट चलो आगे कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। NCC है ना, मेरा देखो सिंगल बॉन्ड OH सेरीन ही होता था, बिल्कुल सही है। फिर आगे ही देख लो NCC, और ये देख लो आप, दैट इज थ्रियोनाइन, डबल बॉन्ड और साथ में 2 डॉट, और साथ में क्या है, दैट इज OH है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रीडोमिनेंट फॉर्म बतानी है आपको हिस्टामाइन की। पहली बात, हिस्टामाइन क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको, ताकि फिर हम लोग बात कर पाएंगे आराम से। ये होता है भाई,
1 2 3 4। दिस इज हिस्टेमाइन। बात होगी इसके बारे में। अच्छा, हिस्टेमाइन ह्यूमन ब्लड में किस फॉर्म में पाया जाएगा? इसका पीके दे रखा है 6। ब्लड की पीएच आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी, अप्रोक्सीमेटली होती है 7.4। अच्छा, और इसका पीके दे रखा है 6, यानी कि इससे कम है। अगर इससे कम है तो कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा। कैटाइनिक फॉर्म में वो H पॉजिटिव, कैटाइनिक फॉर्म मतलब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। कहाँ एक्सेप्ट करेगा? जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये या ये, सर ये वाला ना। ये तो लोन पे रेजो में इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजो में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये इन्वॉल्व नहीं होगा। वैसे भी sp3 से अटैच्ड है, ये sp2 से अटैच्ड है, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी फिर? ये वाली हो जाएगी, है ना। यही H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अगर पीएच जो होगी, है ना, ये इसका पीके दे रखा है, इसका पीएच ये कम दे रखा है, ये 6 है ना, इससे नीचे है, तो कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगला क्या है? एक पेप्टाइड बनी है, जब रिएक्शन हुई है, एक मॉलिक्यूल है, अच्छा एक ही मॉलिक्यूल है, ग्लाइसिन का भी, ल्यूसीन का भी, एस्पार्टिक एसिड का भी और हिस्टिडाइन का भी, तो उसमें कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी? 3 ही होंगी। मान लो ग्लाइसिन जो है वो ल्यूसीन के साथ जुड़ा हुआ है, ल्यूसीन जो है स्पार्टिक एसिड के साथ, और ये हिस्टिडीन के साथ। खत्म। एक इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में। आंसर आ जाएगा दैट इज 3। जब इसका OH इसके H से जुड़ा होगा, हटेगा, इसका OH इसके H, इसका OH इसका H, है ना, इस UNH, ये CUNH और ये CUNH, 3 ही होंगे। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है सर, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स पाए कहाँ पे जाते हैं? दैट इज न्यूक्लियस ऑफ सेल में, है ना। बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स भी और प्रोटीन्स भी। ये हमने पढ़ लिया है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, जैसे बोलते हैं ना, कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो उसकी नाक किसके पापा पे गई है, इसकी मॉम पे गई है ना, वो इन्हीं के कारण होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बने किससे होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, हर एक न्यूक्लिक एसिड में पेंटोस शुगर तो होगी। क्या पेंटोस का मतलब समझ आया? हाँ सर, ये एक कार्बोहाइड्रेट होगा जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे। ठीक है सर, 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, पेंटोस शुगर 2 प्रकार की हो सकती है, या तो डी राइबोस या 2 डीऑक्सी राइबोस। अब ये तो नहीं बोलोगे राइबोस की आपने स्ट्रक्चर नहीं बताई, है ना? किया था हमने, अरे किया था सारे अल्फा में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा डी राइबोस या 2 डीऑक्सी राइबोस, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखी है उनकी, बस इतना ही फर्क है। ठीक है सर, डी राइबोस और 2 डीऑक्सी राइबोस में फर्क क्या है? ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे अगर OH है तो दैट इज राइबोस, और अगर सेकंड कार्बन पे ये OH चला गया, ये O चला गया, है ना, डीऑक्सी हो गया, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज 2 डीऑक्सी राइबोस। तो या तो राइबोस शुगर होगी या 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। और क्या होगा सर न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर? और होगा दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्यूरिन या पिरामिडीन। क्या बोला मैंने? या तो प्यूरिन या पिरामिडीन। इनकी स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए, कोई भी उस पर 2 राय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्यूरिन कौन से होते हैं? जैसे प्योर से मैंने अपने दिमाग में फिट किया हुआ है, प्योर होता है सिल्वर, तो कौन कौन से होंगे? एडेनाइन और ग्वानाइन, है ना। अरे प्योर AG ही तो होता है सिल्वर, है ना, तो एडेनाइन और ग्वाइनाइन। इनके स्ट्रक्चर कैसे याद करनी है आपको? सबसे पहली बात तो वो बाईसाइक्लिक होगी, यानी कि 2 रिंग्स होंगी इसमें।
दूसरी बात, वो 9 मेंबर्ड होंगी, ठीक है। कौन सी दो रिंग होंगी? ये 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड रिंग, दोनों आपस में जुड़ी होंगी। नंबरिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से आप कहीं पर भी कुछ भी नंबरिंग कर दो, ऐसा ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ लेना। 1 3 7 9, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। बहुत बढ़िया, इतना तो अभी तक पता चल गया है ना। कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बनाता है? 3। वो बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एडेनाइन की कैसे बनेगी या ग्वानाइन की कैसे बनेगी। सर पहले वैलेंसी पूरी कर लो, कर दो, आप कर दो पूरी। हो गई नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड पूरी, 3 बॉन्ड पूरी। सर इसकी तो नहीं सर, इधर डबल बॉन्ड बना दो। कैसे बना दोगे? 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगी सर? फिर ये NH हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, ये NH हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एडेनाइन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। आएगा 6 ऑक्सो, 6 पर ऑक्सो लगा दो, ठीक है, और प्यूरिन। दैट्स इट। वो क्या कहलाएगा? दैट इज एडेनाइन कहलाएगा। एडेनाइन की स्ट्रक्चर में क्या होगा? 6 पर अमीनो होगा और फिर प्यूरीन बना दो, बस खत्म। क्या हमने प्यूरीन यही बनाया है? सबसे पहले तो प्यूरीन बना लो। हाँ सर यही बनाया, अभी अभी आपने बताया है। इधर डबल बॉन्ड होगी, इधर डबल बॉन्ड होगी, इधर डबल बॉन्ड होगी, इधर डबल बॉन्ड होगी। स्ट्रक्चर लगा, आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बोला मैंने? 6 पर अमीनो होगा। 6 पर क्या होगा? अमीनो। बस यहां पर लगा दो एक, जगह नहीं है मेरे पास एक्चुअली। 6 6 पर लगा दो ये NH2, ये बन गया हमारा, दैट इज एडेनाइन। तो एडेनाइन का नाम क्या होगा? दैट इज 6 अमीनो। प्यूरीन बनाना सीख लिया, 6 पर अमीनो बना लो। ग्वानाइन में क्या करना है? 6 ऑक्सो आएगा और इसमें 2 पर आएगा अमीनो। 6 ऑक्सो 2 अमीनो प्यूरीन। दोबारा पहले तो प्यूरीन बना लो, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। क्या बोला है? 6 पर ऑक्सो बोला है, ये रहा ऑक्सो, और 2 पर अमीनो बोला, ये रहा 2 पर अमीनो। बाकी तो आप लगा ही लोगे फिर बॉन्ड वगैरह। अब की बार बॉन्ड डबल इधर आ जाएगी। इस वाले नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे? का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये ऐसा आएगा, इधर आ जाएगी डबल बॉन्ड। कुछ कंप्लीट है, बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट है। ये हो गया एडेनाइन और ये हो गया हमारा ग्वानाइन। एंड इसी तरह से नेक्स्ट है, दैट इज एडेनाइन और ग्वानाइन की स्ट्रक्चर हो गई, बाइसाइक्लिक थे। अगली जो है दैट इज पिरामिडीन। ये थोड़े से आसान है, ठीक है। पिरामिडीन ऐसे मैंने ना ऐसे याद किया हुआ कि इनमें कट होगा। कट मतलब या तो साइटोसिन होंगे, या ये यूरेसिल होगा, या ये थायोमिन होगा, ठीक है। ये मोनोसाइक्लिक होगी। मोनोसाइक्लिक का आपको मतलब समझ आ ही गया, सिंगल रिंग होगी और इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे। सर नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होंगे? एक तो 1 पे और एक 3 पे। क्या एक हमने 1 पे बना लिया और एक हमने 3 पे बना लिया, दैट इज नाइट्रोजन। इसमें किसी प्रकार की कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, है ना। फिर वही बॉन्ड्स वगैरह आप कंप्लीट कर लो अपने हिसाब से, है ना। अगर मैं
नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनानी है, कार्बन की क्या बनानी है, 4 बॉन्ड बनानी है, ठीक है। इधर, इधर और इधर। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, बाकी तो अभी चेक करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। साइटोसिन क्या है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्यूरिन, पिरामिडीन सॉरी, प्यूरिन तो हो गए। एक बार देखना जरा, 2 पर ऑक्सी 4 पर अमीनो, 2 पर ऑक्सी, ये 2 है, 1 2 3, 2 पर ऑक्सी और 4 पर अमीनो। बाकी आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लो यार। नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड्स होनी चाहिए, 2 बनी हुई है। नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड्स होनी चाहिए, 2 बनी हुई है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 4 डाई एक्सो पिरामिडीन, 2 पर भी ऑक्सो है और 4 पर भी ऑक्सो है। पहले तो पिरामिडीन बनाऊंगा, 1 2, 2 पर भी ऑक्सो, 4 पर भी ऑक्सो। सर अब इस नाइट्रोजन के इधर भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकती, इसकी 5 हो जाएंगी, इधर भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकती, इसकी 5 हो जाएंगी, तो यहाँ एच आएगा। इसकी तो हो सकती है, हो सकती है। 5 मिथाइल 2 4 डाइऑक्सो पिरामिडीन, दैट इज थाइमीन। साइटोसिन कर लिया, यूरासिल कर लिया, और थाइमीन, थाइमीन 2 4 डाइऑक्सो। पहले तो पिरामिडीन बनाऊंगा, फिर 2 पर ऑक्सो, 4 पर ऑक्सो, 5 पर मिथाइल। फिर वही बात कि यहाँ तो एच ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, दैट इज डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि पेंटो शुगर होगी न्यूक्लियोसाइड्स में, और साथ में क्या होगा, कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, वो प्यूरीन भी हो सकता है, वो पिरामिडीन भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स हमें पढ़ने हैं, दैट इज न्यूक्लियो, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे हो सकते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड्स, दूसरा है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में 2 ही चीजें होती हैं, पेंटो शुगर और साथ में वो नाइट्रोजनस बेस, या तो प्यूरीन होगा या पिरामिडीन होगा। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं, यस टाइड 3 चीजें होंगी, कौन कौन सी, पेंटो शुगर, राइबोस या 2 डीऑक्सी राइबोस, नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरीन या पिरिमिडीन, और साथ में होगा दैट इज फॉस्फेट आयन। फॉस्फोरिक एसिड से लिखा हुआ मैंने फॉस्फेट, बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में मैंने बताया 2 चीजें होंगी, एक तो पेंटो शुगर, और साथ में जो ये फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन इस यहां पर जुड़ा, यहां पर ये जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस, कोई भी हो सकता है, कोई प्यूरीन हो सकता है, पिरामिडीन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट कि वो प्यूरीन है, पिरामिडीन है, किस प्रकार की शुगर है, वो राइबोस है कि 2 डीऑक्सी राइबोस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वही न्यूक्लियोसाइड के बारे में लिखा हुआ है, ये कैसे बनेगा, जब बेस अटैच्ड होगा, ये रहा वो 1 प्राइम दिया हुआ है, कार्बन का नाम 1 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर के कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग ऐसे कर रखी है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, इस तरह से, ताकि पता चल सके, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, पेंटो शुगर तो होगी होगी, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस तो होगा ही होगा, 5th कार्बन पे ये फॉस्फेट आयन जुड़ा होगा, फॉस्फेट आयन जुड़ा होगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है भाई, यही बना हुआ है दिख, 2 बार क्यों लिख दिया न्यूक्लियोटाइड। हाँ ये रहा, ओ सॉरी सॉरी, पेज काटना नहीं था वो, ठीक है, ये रहा।
न्यूक्लियोटाइड के केस में जो मैंने अभी बताया वही वही किया, वही लाइनें रिपीट हो रही हैं बार बार। ये रहा पेंटोस शुगर, राइबोस है ये, अगर मैं यहाँ पे एच लगा दूं तो ये 2 डीऑक्सी राइबोस हो जाएगी, कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर बेस वो प्यूरिन भी हो सकता है, वो पिरिमिडीन भी हो सकता है, वो एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ग्वानाइन कोई भी हो सकता है, और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट आयन जुड़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर थी प्रोटीन की, वैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की क्या बताती थी? अल्फा अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग बताती थी, बाकी सब सेम रहता था। यहां पर भी क्या होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड में? ये बताएगा कौन सा नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है टू वन प्राइम कार्बन ऑफ, जो भी बोलेंगे अब आप, पेंटोस शुगर। बस ध्यान से सुनना, ध्यान से बस यही एक लाइन समझने वाली है, ठीक है। ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सर ये कैसे जुड़ेंगे? ठीक है, कलर ब्लैक। ये रहा 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, ये रहा 4 प्राइम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4। ध्यान से देखो, कार्बन जिस फिफ्थ पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट आयन। जिसके फिफ्थ पे जुड़ा हुआ है वो अगले वाले के थर्ड से जुड़ जाएगा। जैसे ये देखो, इसके फिफ्थ पे जुड़ा हुआ है, ये अगले वाले के थर्ड से जुड़ जाएगा। सर कैसे जुड़ेगा वो बताइए? ये देखिए देखिए देखिए, यहां से ये, ये हट गया, ये हट गया। देख CH2 के साथ क्या था? O नेगेटिव, O नेगेटिव, P, ये हट जाएगा और ये O नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, ये O नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। देख ले, बिल्कुल वैसा ही है क्या? बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ये देख, ये यहां पर जुड़ गया, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एक के फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो अगले वाले के थर्ड से जुड़ जाएगा, फिर इसका फिफ्थ पे अगले वाले के थर्ड से, फिर उसका फिफ्थ पे अगले वाले के थर्ड से, ऐसे चलता रहेगा। ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब अभी तो डाई न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि 2 ही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। कोई बोले पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? बस फर्क क्या होगा? ये नाइट्रोजनस बेस का हो सकता है, ये प्यूरिन हो, ये पिरिमिडीन हो, या एडेनाइन हो, या साइटोसिन हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये बस फर्क इतना ही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर पता चल गई। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। मेरे ख्याल से क्लास 10th से पढ़ते आ रहे होंगे। ये डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट इज डीएनए की फुल फॉर्म लिख दूं, 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये जो बैक में नजर आ रहा है ना आपको, है ना, डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड समझ गए? ये एक स्ट्रैंड आ रहा है और ये दूसरा स्ट्रैंड आ रहा है, इसी कारण हमने क्या बोला? इसे डबल स्ट्रैंडेड बोला, ठीक है। जो बैक साइड की तरफ है ये है पेंटोस शुगर, और अंदर की तरफ जो है वो नजर आ रहे हैं आपको, दैट इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में ग्वानाइन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ग्वानाइन और साइटोसिन आपस में क्या बनाते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी कारण इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इस बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है। एडेनाइन थाइमिन के साथ, एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एडेनाइन और थाइमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, साइटोसिन और ग्वानाइन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और देखना, हमेशा एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है, इधर ग्वानाइन है तो सामने वाले में साइटोसिन होगा, अगर इधर साइटोसिन होगा तो सामने वाले में ग्वानाइन होगा, ठीक है भाई। एक तरफ साइटोसिन है तो दूसरी तरफ ग्वानाइन होगा, उल्टा भी बोल सकते हो, एक तरफ ग्वानाइन है तो दूसरी तरफ क्या होगा? साइटोसिन होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल एंड मतलब कि ये देखो, इसमें ये छोटी ग्रूव, फिर बड़ी ग्रूव, फिर छोटी ग्रूव,
फिर बड़ी ग्रूव, ऐसे यहां पर उल्टा है, यहां पर पहले देखो ये बड़ी ग्रूव, ग्रूव मतलब जगह, बड़ी ग्रूव फिर छोटी ग्रूव, है ना। पहले बड़ा टर्न लिया इसने, फिर छोटा टर्न लिया, फिर बड़ा टर्न लिया, फिर छोटा टर्न लिया। इसने उल्टा, इसने पहले बड़ा टर्न लिया, फिर छोटा टर्न लिया, फिर बड़ा टर्न लिया, फिर छोटा टर्न लिया, ठीक है। हमेशा स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, साइटोसिन के हमेशा सामने ग्वानानाइन होगा और एडेनाइन के हमेशा सामने थायमिन होगा, ठीक है, या थायमिन के सामने एडेनाइन होगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए का क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्क क्या डीएनए और आरएनए में, सर उसमें जो शुगर थी वो 2 डीऑक्सी राइबोस थी, यहां पर राइबो है। दूसरा नाइट्रोजनस बेस अपने हिसाब से हो सकते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। यहां पर थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल होता है, उसमें थाइमिन होता है, यहां पर यूरासिल होता है। यानी कि यहां पर जो एडेनाइन है वो यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, वो तो साइटोसिन और था, और गुआनाइन तो है ही, वो तो आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरासिल होगा। 3 तरह के आरएनए होते हैं, एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इतना ही है हमारे का काम इसका। ये है राइबोसोमल आरएनए, नेक्स्ट है मैसेंजर आरएनए। ये देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का उसकी सीक्वेंस ये है तो बताइए उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होगा। मैंने बताया अभी, एडेनाइन ने हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनानी है, थाइमिन के साथ, थाइमिन ने एडेनाइन के साथ, ग्वानाइन ने साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ने ग्वानाइन के साथ, फिर एडेनाइन एडेनाइन ग्वानाइन, और ये क्या होगा फिर दोबारा थाइमिन, ये होगा, देख लो कहाँ पे है, TACGAAGT, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बतानी है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में, ठीक है, जब सीक्वेंस ये है, टोटल बॉन्ड्स बतानी है, कोई बात नहीं। ग्वानाइन ने साइटोसिन के साथ कितनी बनानी है, 3, फिर ग्वानाइन ने साइटोसिन के साथ 3, फिर 3, एडेनिन ने थाइमिन के साथ 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 2 2, कितनी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, 9 11 13 15 17 20 23 26 29 और 4 33। आंसर इज 33 बॉन्ड्स टोटल बनेगी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैं बता चुका हूं वैसे तो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक बार, फिर आपके सामने बात कर लेते हैं। डीएनए केमिकल बेस होता है हेरिडिटरी का, और इसी को बोला जाता है रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो डीएनए के थ्रू ही होती है। डीएनए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। डीएनए ही कैपेबल होता है, सेल्फ डुप्लीकेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स ट्रांसफर होते हैं डॉटर सेल्स को, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक्चुअली जो प्रोटीन बनाए जाते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स के द्वारा सेल में, बट जो मैसेज दिया जाता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में। एज इट इज एनसीईआरटी से हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आज हमने पढ़ लिया है, बस मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। एंजाइम्स प्रोटीन्स है, खत्म, ठीक है, प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये पाए हमारे कहाँ जाते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक एक्शन कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनका कोई पर्टिकुलर एंजाइम है। दूसरी बात, एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना ऑप्टिमम काम शो करते हैं। जैसे स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, है ना, हर एक रिएक्शन का अपना एंजाइम है, वो तो मैंने बता ही दिया अभी आपको, ठीक है। क्या बोलना था, दैट इज, हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 310 केल्विन, वहां पे हम ये हमारी बॉडी में मैक्सिमम काम करते हैं। जैसे ही फीवर वगैरह इंक्रीज हो जाता है, आपको लगता है ना कि आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं जो खाने को पचाते हैं वो प्रॉपरली काम
काम नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इसी कारण यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लाइफ पॉसिबल है क्योंकि कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती हैं ये बहुत हमारी बॉडी के अंदर होती हैं माइल्ड कंडीशन में। ये किसकी हेल्प से होती है? बायो कैटलिस्ट, जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, हाँ ये एक काम की चीज आप कह सकते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। हर एक रिएक्टेंट का अपना एंजाइम है, ठीक है। ये नेम्ड होते हैं आफ्टर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे आपने माल्टोस के लिए से जब ग्लूकोज बनता है, ठीक है, उस समय जो है एंजाइम यूज होता है उसको माल्टेस बोल देते हैं। एंजाइम्स का नाम कभी कभी रिएक्शन के ऊपर भी रखा जाता है। एंजाइम्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, इसी कारण इनको ऑक्सीडक्टेस भी बोला जाता है। एंडिंग जो होगी एंजाइम की, उसमें एंड में एस आएगा। इसी के साथ बेटा ये हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। क्लास आप देख के एक बार अपना टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आराम से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जल्दी ही, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। बस आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे उतना शाइन करोगे। मेरी कोई हेल्प चाहिए हो रिवीजन में तो बताना ज़रूर। खुश रहा जांदा है बुरी दुनिया बुरी नीयत ते बुरी